यहाँ पे क्या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, IICM मींस इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो क्या था इंस्पिरेशन में, क्या था इंस्पिरेशन में था एक्सटर्नल। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आई एम तनु। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, अभी हम लोग को कौन सा 4th पेज पढ़ना था, ये 4th लेक्चर होगा। ठीक है, 4th लेक्चर में इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, डायफ्राम और मसल्स वाला, वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। हाँ, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होता है। एक बार मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ ताकि जिसको याद ना आ रहा हो वो भी अपना रिवीजन कर सके। ठीक है, देखो इंस्पायरेशन में क्या होता है कि प्रेशर, हमारे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब प्रेशर जो लंग्स के अंदर रहता है, ठीक है, वो कम हो जाता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा रहता है। मतलब नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है हमारे लंग्स में, जिसके वजह से गैस क्या करता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर आता है। इसके वजह से हम इंस्पायरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। इसलिए गैस क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब जहाँ पे प्रेशर कम है हमारे लंग्स के अंदर, वहाँ से निकल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चला जाता है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी, जहाँ पे प्रेशर कम है। हाँ, गैस हमेशा क्या करता है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे मूव करता है। ठीक है, कौन कौन इसमें हेल्प करते हैं, डायफ्राम होता है। ठीक है, स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स। हाँ, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी होते हैं। देखो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन या फिर इंस्पायरेशन में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फोर्सफुल वाले में वो हेल्प करता है। अभी मैं आगे तुम्हें ये चीज़ बताऊँगी। हाँ, इसमें देखो और क्या पढ़ा था हमने, ये सारे क्या होते हैं मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, ये सब क्या करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन कैसे इनिशिएट होता है, जब डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, ये सारा मैंने तुम्हें उधर बता दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग को क्या बोलना था, इंक्रीज, इसके बाद से हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें लास्ट में डिस्कस कराती हूँ, NCERT और नोट। हाँ, तुम्हें आता होगा तो तुम लोग आंसर कमेंट भी कर सकते हो। इसमें देखो हमारा 28 तक हो गया था, हमें 29 से करना है। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाई, कैसे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं इसको, स्पायरोमीटर से। ठीक है, लेकिन ये भी है कि सारा पल्मोनरी वॉल्यूम हम लोग इससे एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सा एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे आओ। आज के इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो ध्यान से देखना। हाँ, अभी देखो ये टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ये सारे का हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सारा अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, विच पल्मोनरी कैपेसिटी कांट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। मैंने बोला ना सारा पल्मोनरी कैपेसिटी हम लोग स्पायरोमीटर से मेज़र नहीं कर सकते हैं। चलो अभी ये तुम लोग को मैं पहले टाइडल वॉल्यूम और ये सारे का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, इसके बाद फिर हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। बस आज इतने ही क्वेश्चन थे, 3 ही क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, आ जाओ इधर। यहाँ से पढ़ना था, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, एक मिनट, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT, जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला, PV इज इक्वल्स टू NRT। यहाँ से क्या आता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। देखो अभी, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, अभी मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, इधर से आओ, यहाँ से आओ, अरे ज़्यादा जूम नहीं होता था। ठीक है, चलो इधर। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। देखो इंटरकोस्टल लिखा है बस, एक्सटर्नल इंटरनल ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, इसकी वजह से क्या होता है, ये एक्सपायरेशन लिखा होगा। हाँ चलो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो एक्सपायरेशन वाला यहाँ बताया। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया। ये देखो, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, कैसे हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमारे पास एबिलिटी होती है, हम इसको क्या करें, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स इन द एब्डोमेन। ठीक है, और डायफ्राम के मदद से भी होता है, लेकिन मेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एब्डोमिनल मसल, तो यू जस्ट गो विद एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, ये मैंने कल ही बताया था, ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स अ मिनट। मैंने कुछ कल बताया था क्या, नहीं मैंने ये, हाँ सेकंड बोल दिया था मैंने, फिर मिनट करा था। ठीक है, तो मिनट होगा इसका।
द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। बट सारे पल्मोनरी फंक्शंस हम लोग इससे मेजर नहीं कर सकते। ये डायग्राम तुम लोग देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये रिब्स बाहर निकले हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो रिब्स बाहर निकले हैं, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हुआ है, ये सारा है। ठीक है, अब इधर आओ, यहाँ देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी। ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी करने से पहले मैं तुम लोग को ये नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग वाला थोड़ा बता देती हूँ। एक मिनट, हाँ ये रहा, देखो ये मैंने एनसीईआरटी में ही लिख रखा है, लिख के साइड में कटिंग्स लगा रखी हैं, तुम्हें अगर लगाने होगा तो तुम भी ऐसे ही करके लगा सकते हो। अभी देखो ध्यान से सुनना, नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या होता है, सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जहाँ पे भी देख लो ये जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आएगा वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव प्रोसेस है वो। ठीक है, अभी देखो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में एक्सिस वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, तो बाहर से क्या होता है, हवा अंदर आ जाती है। ठीक है, इसमें कौन सा यूज़ होता है, देखो एक तो डायफ्राम यूज़ हुआ, एक हुआ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल नहीं करके आना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। फाइन, अभी आओ नॉर्मल एक्सपायरेशन पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, सेम है बस उसमें कॉन्ट्रैक्शन था, इसमें क्या है, रिलैक्सेशन है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखो डायफ्राम इन्वॉल्व हुआ, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से। ठीक है, ये कैसा है, पैसिव प्रोसेस है। क्यों पैसिव प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये रिलैक्सेशन लिखा है, इसलिए पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। डायफ्राम क्या है, स्केलेटल मसल है, ये भी तुम लोग ध्यान में रखना। आ गया, इतना समझ में आ गया ना। इधर आओ, अब देखो यहाँ से ध्यान से पढ़ना, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इसमें क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है 10 सेंटीमीटर, मतलब डायफ्राम क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखने का पर्पज़ ही यही है ताकि इससे पता चल सके कि डायफ्राम जो है वो नॉर्मल में जितना नॉर्मल इंस्पायरेशन में जितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उससे भी ज़्यादा फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इसमें भी क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ध्यान देना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, और ये डायफ्राम था। ठीक है, रिब्स और स्टर्नम बाहर निकल जाते हैं, तीन और मसल्स इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कैसा प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी में दिखेगा नहीं पर कहीं ना कहीं पे ये लिखा ही हुआ है, हाँ, तो इसको ध्यान देना, नहीं भी लिखा है तो भी ये पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस एज कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, हो गया इतना, अभी आ गया इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो अब इधर देखो, यहाँ पे क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, IICM मीन्स इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो क्या था, इंस्पायरेशन में क्या था, इंस्पायरेशन में था एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सपायरेशन में क्या था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उसके बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। हाँ, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसा एक्टिव प्रोसेस है। क्यों एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इंस्पायरेशन ये था, क्या था, एक्टिव प्रोसेस था, एक्सपायरेशन पैसिव था। ठीक है, उसके बाद से फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस था, फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, इधर आ, व्हेन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स और स्टर्नम कहाँ आते हैं, मूव्स डाउनवर्ड, ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये भी मार्क कर लेना, मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। व्हेन एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, इट पुशेस द कंटेंट ऑफ एब्डोमेन अपवर्ड। ठीक है, फोर्सिंग द डायफ्राम टू मूव अप। देखो यहाँ पे होता है डायफ्राम हुआ, ठीक है, यहीं पे होता है तुम्हारा ऐसे करके स्टमक। हाँ, तो ये जब इसके मसल्स क्या करेंगे, इसके मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऐसा ऐसे करके फूल जाएगा और ज़्यादा। एक मिनट में कलर चेंज करती हूँ, ये और ज़्यादा फूल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या किया, देखो डायफ्राम को भी टच करा तो डायफ्राम क्या होगा, और ऊपर मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर बाहर एक्सपेल हो जाएगा। फाइन, अभी देखो इसके बाद आओ, अब ये सारा पढ़ते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम ये वगैरह, यहाँ पे कुछ लिखा था मैंने, हाँ यही है। एक्सपायरेशन में क्या है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये सारा मैं बता चुकी। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा, और EICM कॉन्ट्रैक्ट। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में IICM। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में IICM है, ये ध्यान में रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आओ इधर,
सारे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ मैं तुम्हें आज ही पढ़ा दूंगी ताकि एक साथ में सारा रिवाइज हो जाए प्रॉपर। टाइडल वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या बोल रहा है? मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन दोनों इंक्लूड हो गया। हाँ, इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml, ठीक है, 500 ml। दैट इज़ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप टू 6000 टू 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। 6000 से 8000 कहाँ से आया? देखो 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ होता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल ये रेस्पिरेशन लेके चलो तो। हाँ, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या था? 500 ml, तो 12 इंटू 500 6000, 16 इंटू 500 8000, यहाँ से आता है ये 6000 इंटू 8000, ठीक है, और 12 इंटू 16 ब्रीदिंग रेट। अभी देखो 500 ml जो ये हुआ ना, यहाँ पे जो ये क्या, ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड के नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम 500 ml, उसमें से 150 ml क्या होता है? कंडक्टिंग जोन में ही रह जाता है। कंडक्टिंग जोन मैंने बताया था तुम्हें, नॉस्ट्रल से लेके ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है, कंडक्टिंग जोन होता है। और फिर 350 ml क्या करता है? एल्वियोलाई में मूव करता है। ये जो 150 ml है ये इधर, इसी को क्या कहते हैं? एनाटॉमिकल एयर, एनाटॉमिकल डेड एयर स्पेस, ठीक है। इसके बाद आओ इधर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी मैं तुम्हें एक ग्राफ से बताऊंगी, उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा प्रॉपर। इसमें क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। देखो इंस्पायरेटरी लिखा है ना, मतलब एडिशनल वॉल्यूम। नॉर्मल इंस्पायरेशन तो लिखा नहीं है। नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन किस में कवर हो गया? टाइडल वॉल्यूम में, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या कवर होगा? ऐसे नाम से ही याद रखो कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिखा है तो क्या होगा? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हमें इंस्पायर करना है, ठीक है, बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। एवरेज 2500 ml टू 3000 ml। ये सारे ये वैल्यूज़ तुम खुद से याद कर लेना, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है? इसमें भी देखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिखा है, मतलब हमें एक्स्ट्रा कुछ एक्सपायर करना है, ठीक है, 1000 टू 1100 ml। हो गया ये। इधर आओ, एक बार ही सारा पढ़ लेते हैं फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ये देखो रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम इसको हम लोग क्या करते हैं? स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। क्यों नहीं इसको मेजर कर सकते? क्योंकि ये पहले से ही हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता है, ये कभी हटता ही नहीं, कभी भी नहीं हटता है। तुम चाहे फोर्सिबल एक्सपायरेशन करो, नॉर्मल एक्सपायरेशन को, कभी हटेगा ही नहीं। तो जो पहले से ही प्रेजेंट है उसको हम कैसे मेजर करेंगे? जो उसके बाद जो एक्स्ट्रा आएगा वो तो मेजर हो पाएगा ना, इसलिए रेसिडुअल वॉल्यूम को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करता है? 1100 टू 1200 ml बाई एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ये क्या करते हैं? पल्मोनरी कैपेसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐड करके, ठीक है, मतलब 2-3 से ऐड करो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड है ना ये टीवी प्लस IRV, इसके हिसाब से हम लोग और भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो नॉर्मल कौन कौन सा था तुम्हारा? नॉर्मल मतलब जिसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट तुम्हें याद करना है। एक था टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, एक था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हाँ, इसके बाद अब इसके बाद से जो भी आएगा, और ये रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, इसके बाद से जो भी आएगा उसमें हमें कुछ ना कुछ ऐड ही करना है हमेशा। हाँ, अभी देखो, अभी मैं एक ग्राफ बताऊंगी, उससे तुम्हें सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद से क्या करेगा? नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, हाँ, उसके बाद से क्या, वो जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है उसको क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ऐसे याद रखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या हो? मतलब कि कितना तुम इंस्पायर करने का तुम्हारे पास कैपेसिटी है, बस इसको ऐसे याद रखना। वर्ड से, वर्ड पे जाओ, वर्ड पे ध्यान दो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया? कितना तुम्हारे पास ये इंस्पायर करने की कैपेसिटी है फोर्सफुल एक्सपायरेशन, सॉरी नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन है ये ध्यान में रखना, मैं अभी भूल गई थी। अभी नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितने वॉल्यूम तुम अपने अपने में इंस्पायर कर सकते हो वो क्या हो जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इधर आओ, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना भी वो एक्सपायर कर पाए, ठीक है, इसको भी नेम से याद रखना। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कैपेसिटी वाला जितना भी उसमें क्या करना है? एक टाइडल वॉल्यूम ऐड करना है, और एक मान लो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है तो क्या ऐड करोगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है तो क्या ऐड करोगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इतना हो गया याद। अभी आओ आगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितने भी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाएगा उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अभी मैं बताऊंगी कि क्या क्या किधर किधर बचेगा, क्या किधर ऐड होगा, ठीक है।
इसमें क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद आओ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे में नॉर्मल एक्सपायरेशन था, लेकिन वाइटल कैपेसिटी में क्या है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन है, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अभी देखो इसके बाद आओ टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेशन इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद टोटल हमारे लंग्स में जितने भी एयर बच जाएंगे वो क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, या फिर वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। इतना ही था इसमें आज के लिए, मतलब ये एनसीईआरटी का। अभी मैं तुम्हें वो वाला जो ग्राफ मैं बोल रही थी वो मैं तुम्हें बताती हूँ। एक मिनट। चलो तुम देख लेना, अभी मेरे से हो नहीं रहा है, तुम देख लेना कौन सा एंगल से तुम्हारा सही है, ठीक है। वेट, हाँ देखो अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ देखो, ये थोड़ा फ़ोन तुम लोग टिल्ट कर लेना प्लीज़ यार। देखो इधर हमने लिया है लंग्स का वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। इधर हमने क्या लिया है, लंग्स में एयर का वॉल्यूम लिया है, ठीक है। और इधर हम सारे कैपेसिटीज़ को इधर दिखा रहे हैं, शो करेंगे, ठीक। देखो सबसे पहले क्या है, टाइडल कैपेसिटी, जैसे मैंने टी लिखा है ना, टी फॉर क्या है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद देखो आईसी क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईआरवी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईसी क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये एफआरसी क्या था, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो वीसी क्या है, वाइटल कैपेसिटी, और बाकी सारा तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ अब एकदम ध्यान से देखना, एक बार ये देख लोगे बाकी सारा तुम्हारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो नीचे वाला पार्ट हमने रेसिडुअल वॉल्यूम के लिए रखा है, क्योंकि इतना वॉल्यूम क्या रहता है, लंग्स में पहले से प्रेजेंट रहता है, तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना, पहले से ही प्रेजेंट है वो, ठीक है। आओ इधर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, सांस लिया अंदर, इंस्पायरेशन किया, एक्सपायरेशन किया, बाहर निकाल लिया, ठीक है, एक्सपायरेशन किया, बाहर निकाल लिया, इतना हो गया। इतना समझ में तो आ ही रहा होगा टाइडल वॉल्यूम में। हाँ अभी देखो इसके बाद क्या था, टाइडल वॉल्यूम के बाद आया था, अपने एनसीईआरटी साइड में निकाल के रखना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या था, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सिबल इंस्पायरेशन के बाद, ठीक है। तो फोर्सिबल इंस्पायरेशन के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इंस्पायर किए टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे इस वाले में, देखो इसके बाद इसमें क्या कर रहे थे, इंस्पायर करने के बाद एक्सपायर कर रहे थे, लेकिन इसमें इंस्पायर करने के बाद एक्सपायर नहीं करना है, इंस्पायर किए उसके बाद और एक्स्ट्रा इंस्पायर किए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए, ठीक। अभी देखो जितना मैं बता रही हूँ बस उतना ध्यान देना। अभी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या है, एक्स्ट्रा जो हम एक्सपायर कर सकते हैं, इंस्पायर किए एक्सपायर किए, अभी फिर वापस से इंस्पायर नहीं करना है, इंस्पायर करने की जगह पे हमने वापस से एक्सपायर कर देना है इसको, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में हम क्या किए, इंस्पायर किए एक्सपायर किए, इसमें क्या किए, इंस्पायर किए फिर और इंस्पायर किए, इसमें इंस्पायर किए एक्सपायर किए फिर और एक्सपायर किए। हाँ देखो ये समझ में आएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक रेसिडुअल वॉल्यूम, ये पहले से प्रेजेंट रहता है, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी कैपेसिटीज़ आएंगे उसमें हमें क्या करना होता है, कुछ ना कुछ ऐड करना होता है न्यू कैपेसिटी बनाने के लिए, ठीक है। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हम लोग क्या कर रहे थे कि टोटल वॉल्यूम हम जो इंस्पायर कर सकते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक। अभी मैं सारा इरेज कर रही हूँ, ठीक है, पीछे से देख लेना कुछ भी छूट गया तो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या था, टोटल वॉल्यूम जितना हम इंस्पायर करें नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, यहाँ पे देखो यहाँ पे हुआ नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद क्या बोल रहा है, टोटल वॉल्यूम जितना हम इंस्पायर कर सकते हैं। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम इतना तो इंस्पायर कर ही रहे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा और इंस्पायर कर सकते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के जैसे। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, जितना हम एक्स्ट्रा एक्सपायर कर सकते हैं। तो पहले कितना एक्सपायर करेंगे, पहले इंस्पायर किए नॉर्मल, फिर नॉर्मल एक्सपायर किए, उसके बाद भी कितना हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना और भी एक्सपायर कर सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है।
इसके बाद देखो, इसके बाद कौन सा था, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सपायरेशन करने के बाद हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहेगा। तो कितना प्रेजेंट रहेगा, 1 मिनट इसको हटाना पड़ेगा। मान लो हम लोग यहाँ पे इंस्पायर किए टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायर किए टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोला है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम हमारे लंग्स में बच जाएगा। नॉर्मल एक्सपायरेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ, इसके बाद क्या होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक्स्ट्रा हम क्या एक्सपायर करते हैं, उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद भी बच रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ वाइटल कैपेसिटी में, देखते हैं वाइटल कैपेसिटी में क्या बोलता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन करने के बाद जितना हम एयर ब्रीथ कर सकते हैं वो क्या हो जाता है, वाइटल कैपेसिटी हो जाता है। तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन कहाँ हुआ, फोर्स्ड एक्सपायरेशन हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहीं पे हुआ ना। तो यहाँ से देखो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वाइटल कैपेसिटी बन जाएगा। हाँ, और टोटल लंग कैपेसिटी मैं बता ही चुकी हूँ। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो क्या हो, फोर्स्ड इंस्पायरेशन करने के बाद हमारे लंग्स में बच जाए। तो क्या हो जाएगा, देखो टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइडल वॉल्यूम, ये क्या इंस्पायरेशन किए फिर एक्सपायरेशन किए, एक्सपायरेशन यहाँ पे लेकिन नहीं करना है, क्या करना है हमें, जो हमारे फोर्स्ड इंस्पायरेशन करने के बाद जितना एयर हमारे बॉडी में बच जाएगा उसको काउंट करना है, ठीक है। इंस्पायर किए फिर यहाँ पे फोर्स्ड इंस्पायर किए, ठीक है। फोर्स्ड इंस्पायर करने के बाद क्या किया हम लोग, यहाँ से देखो, बस यहाँ तक देखो, ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद हो गया टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसके नीचे क्या आता है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है और रेसिडुअल वॉल्यूम आता है। इन सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा, ठीक। आगे आओ, 1 मिनट। इसके बाद और भी कुछ बच रहा है, हाँ ये देखो, तुमसे मैंने ये एनसीईआरटी और नोट वाले में ये वाला क्वेश्चन पूछा था ना कि स्पायरोमीटर से कौन कौन से ये पल्मोनरी वॉल्यूम्स को हम ऐड नहीं कर सकते, हाँ मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। तो किसको, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये तो मैंने तुम्हें बताया कि पहले से ही प्रेजेंट रहता है इसलिए नहीं। और देखो रेसिडुअल वॉल्यूम और जिस पल्मोनरी कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा वो भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते। किस किस में आता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में आता है, एफआरसी में आता है, ठीक है। और किस में आता है, टोटल लंग कैपेसिटी में आता है, ठीक। क्या किस में आता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में और टोटल लंग कैपेसिटी में। और रेसिडुअल वॉल्यूम एक खुद का तो है ही, बस इतना ही था, ठीक है। 3 चीज़ में नहीं होता, नहीं मेजर कर सकते हम लोग। और कोई बची तो नहीं गया एक बात तुम लोग देख लो, मैंने बुक में मैक्सिमम चीज़ें कर रखी हैं। कल हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पार्ट कवर करेंगे और मैं पूरा ही सारा ही कल कवर करा दूँगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के पहले तक कल सारा ही कवर करा दूँगी। चलो हाँ, ये वाला देख लो अब। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है मैंने बताया तुम्हें, 500 ml, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1100, ठीक है। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तुम्हारा हो जाएगा ये वाला 3000 ml, ठीक है। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी कितना होता है, 4200 ml, ठीक है। उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया 1200 ml। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो गया ये 2300 ml, ठीक है। ये सारा तुमको नहीं याद करना है, वैल्यू बस तुम्हें याद करनी है टाइडल वॉल्यूम की, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और कहाँ गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये रेसिडुअल वॉल्यूम की, ठीक है। बाकी सारा तो एड ऑन होता है। ये देखो, विच पल्मोनरी कैपेसिटी कांट बी मेजर्ड वाया स्पायरोमीटर, तो क्या हो जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद और कोई क्वेश्चंस नहीं बचे हुए हैं, सारे के सारे मैंने तुम्हें करा दिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि ये टॉपिक भी बड़ा ही था। हाँ, अभी देखो, ओनली डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये क्या है, ट्रू है। डायफ्राम ही इन्वॉल्व होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ही इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम पे, और नॉर्मल इंस्पायरेशन के टाइम पे भी क्या होता है, यही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या होता है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मसल्स ऐड हो जाते हैं। सॉरी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में भी क्या होता है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ही
वो रहते हैं, ठीक है। और एब्डोमिनल मसल्स भी आ जाते हैं, कभी तीन और मसल्स आ जाते हैं, वो सारा छोड़ो, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये देखो यहाँ लिखा है ना फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नहीं आते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आते हैं, और एब्डोमिनल मसल्स तो इन्वॉल्व रहती हैं। और फिर क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन इज एक्टिव और पैसिव प्रोसेस। एक मिनट, नॉर्मल इंस्पायरेशन इज एक्टिव और पैसिव प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एक्टिव प्रोसेस है। जैसे नॉर्मल इंस्पायरेशन में होता है, हाँ, नॉर्मल एक्सपायरेशन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।